और कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मिन्नुगिरी और अगले आधे घंटे में ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि भारतीय बाजारों में आज क्या हो सकता है। वैसे मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए बेहद मंगलमय रहा। आज हमने देखा कि बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली और निफ्टी 17,100 के ऊपर टिकने में कामयाब हो गया। तो ऐसे में आज के बाजार के बाद अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस शो में आज पर हम खास तौर पर चर्चा करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अब किन शेयरों पर आपको खास तौर पर नजर रखनी चाहिए। तो अगले आधे घंटे में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो बाजार में तेजी आई है उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। बाजार में जो लौटी है तेजी तो क्या खरीदे क्या बेचे इस लेवल पे। इसके अलावा दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे और हम जानने की कोशिश करें कि उनके जो शेयर्स हैं उन पे हमारे जानकार क्या कह रहे हैं। इसके अलावा बाजार में कमाई का वीआईपी सेगमेंट होगा, यानी कि निवेश के लिहाज से एक ऐसा शेयर जिसको आपको खरीदना है, जो हमारे जानकार बताते हैं, रिकमेंड करते हैं और इसको आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करके चलते हैं तो एक अच्छा मुनाफा देखने को इन तमाम शेयरों में मिलता है। तो ये वीआईपी सेगमेंट होगा। और आज जो है हमारे जो दो जानकार जुड़ेंगे उनसे हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि आप चाहें तो इस शेयर में जो है इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं और सवाल भेजने का तरीका बेहद आसान है। आप अपने सवाल भेजिए और हमारे जो जानकार होंगे आपके सवालों का जवाब देंगे। व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने फ्लैश नंबर पर आपको कॉल कर सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया एक जरिया है जिसके जरिए भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पे जो है 18 और स्वदेश के पेज से जुड़िए और वहाँ अपने सवाल भेज सकते हैं। KKT लिखना है, स्पेस देना, अपना सवाल भेजना है। अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने शेयर और किस क्वांटिटी में आपने लिया है, कब तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, आप क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों के साथ आप अपने सवाल पे भेज सकते हैं। उसके बाद हमारे जो जानकार होंगे इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। और आज जो दो जानकार जुड़ने वाले हैं, इनफैक्ट जुड़ चुके हैं, जो आपके सवालों का जवाब देंगे, वो है आदित्य अरोड़ा, टेक्निकल एनालिस्ट है। इसके अलावा आस्था जैन है हेम सिक्योरिटीज से, जो इन तमाम शेयरों पे आज सवाल के जवाब देंगी। लेकिन आज बाजार में हुआ क्या, फटाफट आपको बताते हैं। आज हमने देखा कि बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। 17,100 के ऊपर निफ्टी जो है टिकने में कामयाब हो गया। अच्छी बात यह थी, कल हमने देखा था बाजार निफ्टी जो 17,000 के नीचे बंद हुआ, लेकिन आज एक अच्छी मजबूती के साथ खुला और लगातार इस तेजी को इसने होल्ड किया। हालांकि इंट्राडे में 17,016 का भी स्तर आया, लेकिन 17,000 के लेवल को नहीं तोड़ा और वहीं से हमने देखा एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और फाइनली 17,100 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। बैंक निफ्टी में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज के ट्रेड में देखिए बैंक निफ्टी भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद हुआ। आज 39,970 का हाई था, 40,000 के लेवल को नहीं पार किया, पर ठीक है, दिन के ऊपरी स्तर के मजबूत के आसपास बंद हुआ। 532 अंकों की मजबूती देखने को मिली। और आज के बाजार में यही सबसे अच्छी बात थी कि बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में जो है सबसे ज्यादा मजबूती देखने को मिली। आगे जब मैं इंडेक्स के बारे में आपको बताऊंगा तो ये साफ तौर पे देखा है कि निफ्टी के बजाय आज देखिए निफ्टी में भी बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी थी। निफ्टी के चढ़ने वाले शेयर देखिए HDFC लाइफ, रिलायंस, बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटो जैसे स्टॉक थे जहां मजबूती देखने को मिली। अगर गिरने वाले शेयर की बात करें तो पावर ग्रिड, HUL, ब्रिटानिया, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स थे जिसमें हमने थोड़ी दबाव बनते हुए देखा। कल हमने देखा था HUL में थोड़ी मजबूती देखने को मिली, आज कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। लेकिन निफ्टी का देखिए, निफ्टी में देखिए 50 शेयरों में 26 शेयरों में खरीदारी थी और 24 शेयरों में बिकवाली थी, यानी कमोबेश 50-50 का मामला था। आज बाजार में दो शेयर ऐसे थे ज़्यादा निफ्टी 50 में जो ज़्यादा मजबूती में थे, यानी 26 शेयर वहाँ मजबूती में थे। निफ्टी बैंक में देखिए एक्सिस बैंक ऐसे तमाम 12 शेयर निफ्टी बैंक के पोर्टफोलियो में है, उसके इंडेक्स में है, और उसमें से 11 शेयर में मजबूती थी। एकमात्र शेयर फेडरल बैंक था जहाँ हमने थोड़ा दबाव बनते हुए देखा, गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाकी निफ्टी बैंक के शेयर देखिए वहाँ मजबूती देखने को मिली। अगर इंडेक्स की बात करें फेडरल बैंक, हमने देखा वहाँ थोड़ी नेगेटिव जो है क्लोजिंग हुई है। लेकिन इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स में आज इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिला है। कई सारे इंडेक्स देखिए, ऑयल एंड गैस में मजबूती थी, चूंकि रिलायंस में अच्छी मजबूती देखने को मिली, उसका असर हमने देखा कि ऑयल एंड गैस इंडेक्स में मजबूती थी। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल, ऑटो, PSU बैंक्स और निफ्टी बैंक में तो मजबूती देखने को मिली। लेकिन इंडेक्स लूजर स्टॉक्स देखिए, FMCG में दबाव, IT में दबाव, फार्मा में दबाव, रियल्टी में दबाव। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स थे जो आज बाजार को ऊपर खींच के लेके जा रहे थे और यही आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। परसेंटेज बाय रैली भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा मजबूती देखने को मिली। तो निफ्टी में जो आज तेजी आई है उसका एक बड़ा ट्रिगर कहीं ना कहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर थे और बैंक निफ्टी ही था जो निफ्टी को खींच के ऊपर लेके जा रहा था। FNO के गेनर स्टॉक्स की बात करें, HDFC, MC, इंडिया मार्ट जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती थी। इसके अलावा CG कंज्यूमर, ABB जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। FNO लूजर स्टॉक्स की बात करें, गेल, GMR इंफ्रा, L&T टेक्नोलॉजी, टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स थे जहां थोड़ा दबाव देखने को मिला। आज निफ्टी और में एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, खासतौर पर अगर एक हफ्ते का चार्ट अगर निफ्टी का देखेंगे तो समझ में आएगा
13 मार्च के बाद 13 मार्च को जो निफ्टी की क्लोजिंग थी 17,154 का स्तर पर ये क्लोज हुआ था और उसके बाद लगातार इस लेवल को पार नहीं कर पाया। अगर एक हफ्ते का चार्ट आप देखें, 14 मार्च की क्लोजिंग थी 17,043, 15 मार्च को हमने देखा कि 17,000 के नीचे बंद हुआ, 16 मार्च को वापस से 17,000 के नीचे बंद हुआ, 17 मार्च को फिर 17,100 के आसपास बंद हुआ, फिर हमने देखा कल अच्छी गिरावट देखने को मिली, आज वापस से लेकिन 13 मार्च के बाद 17,107 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ है। इसी नोट के साथ जानना चाहेंगे आस्था आपसे, पिछले हफ्ते जब हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि बाजार में थोड़ी गिरावट का रुझान देखने को मिल सकता है, दबाव देखने को मिल सकता है। आज जिस तरह से निफ्टी ने परफॉर्म किया है, खासतौर पे आप देखिए 17,100 के ऊपर टिकने में कामयाब हुआ, करीब एक हफ्ते के बाद इस लेवल पर बंद हुआ है। आपको लगता है कि निफ्टी में शॉर्ट टर्म में थोड़ी मजबूती और देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल। गुड इवनिंग। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा भी देखूँ तो बहुत बड़ी जो राइटिंग हो रही है वो अभी 17,000 के स्तर पे हो रही है, जबकि कॉल राइटर्स थोड़ा-सा पीछे खिसक रहे हैं और वो 17,100 और 17,200 के स्तर पर है। लेकिन इतना बड़ा कन्विक्शन नहीं है जितना कि पुट राइटर्स का कन्विक्शन है 17,000 के स्तर पे। तो वो अपने आप में दर्शाता है कि निफ्टी में हम और गेन्स आगे चलते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। जब लास्ट टाइम हम मिले थे उसके बाद से भी अगर हम देखें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा टूट गया है, लेकिन आज का जो मूव आया है वो एक संकेत देता है कि अब निफ्टी वापस से कोशिश कर रहा है मूव करने की टुवर्ड्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मुझे ऐसा लगता है निफ्टी में आज आगे जाते हुए 17,170 175 तक के लेवल्स तो यहाँ पे हमें देखने को मिल ही सकते हैं। तो जिसने भी अभी लॉन्ग पोजीशन ले रखी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ से एटलीस्ट मिनिमम मुझे लगता है 17 से 75 पॉइंट की तेजी और निफ्टी हमें आने वाले दिनों में दिखा सकता है। लेकिन अब काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के जो निकल रहा है, वो 17,000 का स्तर है, क्योंकि बड़े पुट राइटर्स भी वहाँ पे खड़े हैं, तो एक कन्विक्शन है, अगर ये स्तर टूटता है, तो हो सकता है कि फिर से हमें एक गिरावट देखने को मिले, लेकिन चांसेस कम है। मेरे हिसाब से निफ्टी में एक बार और तेज़ी आगे जारी रहनी चाहिए 17,175 के पहले लक्ष्य के लिए। और भी करीब 70 से 75 अंकों की मजबूती देखने को मिल सकता है। वैसे भी आज निफ्टी में 17,000 के पुट में देखिए करीब 82 लाख के आसपास ओआई खड़ा है, जबकि अगर आप 17,000 के कॉल में देखेंगे तो 48 लाख के आसपास का, तो कहीं ना कहीं 17,000 एक मजबूत अब बेस बनता हुआ दिख रहा है, खासतौर पर जो लोग तेजी कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने आज देखा कि आदित्य, बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, एक अच्छी मजबूती दिखाई, क्या आपको लगता है कि ये आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में अभी भी जारी रहेगी या कल का दिन निफ्टी के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है? नमस्कार मनीष जी एंड नमस्कार एवरीवन। सो बेसिकली बाजार ने इतने दिन से गिरावट दिखाई थी और बैंक निफ्टी पहले भी आउट परफॉर्म कर रहा था। जब निफ्टी में इतनी गिरावट थी तो फिर बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट टिका हुआ था। निफ्टी आईटी है जो निफ्टी को ज्यादा ड्रैग कर रहा है। आज भी आप देखें तो बाजार में निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट 0.90% डाउन था, जिसने निफ्टी को थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म करने में मदद करी। और बैंक निफ्टी आई थिंक मुझे आगे भी लगता है कि आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो जिस हिसाब से आईसीआईसी बैंक के चार्ट्स बन रहे हैं, एक्सिस बैंक के, एचडीएफसी के, तो आगे जाके कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस बना रहेगा। तो कहने का आदित्य भी मानना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, मजबूती देखने को मिल सकती है। अब फटाफट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आस्था, सवाल काफ़ी ज़्यादा है, आदित्य सवाल काफ़ी ज़्यादा है, तो फटाफट जवाब दीजिएगा। हमारे कई सारे दर्शकों ने सवाल भेजे हैं और शुरुआत करते हैं आज जो पीडी लाइट पे सदिक जी ने दिल्ली से सवाल भेजा है। 30 शेयर है उनके पोर्टफोलियो में 2,660 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि पीडी लाइट में क्या करें। क्या राय होगी आस्था पीडी लाइट पे आपकी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है पिडिलाइट आगे जाते हुए आउट परफॉर्म करेगा। पहला रीजन, जिस तरह से फूड की प्राइसेस डाउन हो रही है, वो रॉ मटेरियल की प्राइसेस को ईज आउट करेगी। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ भी हमें आगे जाते हुए देखने को मिलेगी। सो मेरे को लगता है ऑल इन ऑल, और मार्जिन इसकी वजह से हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे, इनको बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। और मेरे को लगता है इनकी कॉस्ट प्राइस जो है 2660, वो तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन समय सीमा यहाँ पे 3 से 4 महीने रखी जानी चाहिए। पीडीलाइट एक शेयर है जहाँ को लगता है थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। यस बैंक पे सवाल, और एक नहीं मेरे 3 दर्शकों ने सवाल पूछे हम लोग के, तो मैं जानना चाहते हैं आदित्य से। रुपेश चंद्रवंशी जी ने मुंबई से सवाल भेजा, 1000 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 16 रुपये 60 पैसे के भाव पे। सुनील कुमार त्यागी जी ने गाजियाबाद से सवाल भेजा है, इनके पास 1 लाख शेयर है 14 रुपये 25 पैसे के भाव पे। और नौशाद जी ने शाहजहांपुर से सवाल भेजा है, इनके पास 4,021 शेयर है 16 रुपये 90 पैसे के भाव पे। तो कम बेस एक लंबा चौड़ा कह सकते हैं, अगर तीनों हमारे दर्शकों के स्टॉक्स को जोड़ लिया जाए तो भारी संख्या में यस बैंक में निवेश कर रखा है हमारे तीनों दर्शकों ने, चाहे रुपेश हो, सुनील हो या नौशाद हो। क्या राय होगी आदित्य यस बैंक पे?
देखिए यस बैंक काफी एक हाई बीटा काउंटर है। अगर आपको बाजार में तेजी देखने को मिलेगी तो हो सकता है स्टॉक कभी कभी 10-20% की रैली भी दिखा देता है, और थोड़ी मंदी चालू होती है तो लंबी गिरावट भी दिखा देता है। तो टेक्निकली मैं अगर बात करूं तो इसमें 16.50 के ऊपर एक आपको छोटी तेजी मिल सकती है 10-20% की। और ऑन द फ्लिप साइड अगर 14.30 तोड़ देता है तो इस शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ये शेयर काफी स्पेक्युलेटिव कैटेगरी का शेयर है। इसमें आपको क्विक गेन या क्विक लॉसेस हो सकते हैं। मेरी राय रहेगी अगर आप अगर छोटा नजरिया है तो ठीक है, बट अगर आपका थोड़ा लंबा लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसमें से निकल के एक अच्छे क्वालिटी स्टॉक में जाएं, क्योंकि बाजार का अभी भी वैसे ट्रेंड अच्छा नहीं है, तो इसमें चांसेस है मीडियम टर्म में लॉसेस होने के। तो सुनील जी, आपके लिए तो ये सलाह आते हुए आपको मोटा मुनाफा हो रहा है शेयर में, आप इस शेयर से निकल जाइए और किसी और अच्छे स्टॉक्स में जो है आप निवेश करके चल सकते हैं। ऋषभ खेतान जी ने देवरिया से सवाल भेजा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं। 300 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 34 रुपये 19 पैसे के भाव पे वो जानना चाहते हैं शेयर को क्या करे, होल्ड करे या निकल जाए। आस्था क्या राय होगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे आपकी? देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो जो इनका डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म है वो मेरे को लगता है कि वो एक अच्छा यहाँ पे ग्रो करता हुआ हमें नजर आएगा। आस्था से कनेक्शन टूट गया। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे क्या राय होगी आपकी? 300 शेयर है ऋषभ जी के पास, 34 रुपये 19 पैसे के भाव पे। देखिए मेरी ये राय रहेगी कि सेंट्रल बैंक ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो इसने एक लंबा चौड़ा हाई बनाया था 41-42 का 12वें महीने में। उसके बाद पीएसयू काउंटर्स अच्छी खासी गिरावट दिखा चुके हैं, तो हो सकता है इस महीने मार्च में थोड़ा सा पॉजिटिव रिटर्न्स बैंकिंग के लिए बन सकता है। तो उस तेजी में निकलने की कोशिश करें, और वापस नीचे गिरावट आ सकती है इस काउंटर में, पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स में, तो नीचे से लेने की थोड़ी सी चेष्टा करें, नीचे से बाय करने की कोशिश करें। अभी तो फिलहाल ट्रेंड थोड़ा सा वीक बना हुआ है, तो इस तरीके से इसमें रणनीति बनानी चाहिए। थोड़ा ट्रेंड बिग बना हुआ, थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है इस शेयर पे। ऋषभ आपके लिए खाता ये जो है सलाह आदित्य की ओर से आते हुए। मोहम्मद रशीद साहब ने ग्वालियर से सवाल भेजा है, एसबीआई के 75 शेयर उनके पास 573 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि शेयर को कब तक होल्ड करे। अभी उनको करीब 1100 रुपये का नुकसान हो रहा है। आदित्य, क्या राय होगी? देखिए एसबीआई पीएसयू बैंकिंग काउंटर में सबसे बिगेस्ट कंपनी है, और हालांकि आज पीएसयू इंडेक्स 1.5% चला, पर इसमें इतना पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला, इतना बुलिश पैटर्न नहीं है। तो मेरी ये राय रहेगी कि अभी ये रेंज में रह सकता है 510 से लेके 540। तो ऊपर की लेवल पे अगर आता है तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो अपना लाइटन करे एसबीआई में, और नीचे से लेने की राय रखे, क्योंकि थोड़ा सा बाजार का ट्रेंड डाउन ट्रेंड बना हुआ है मीडियम टर्म में, तो नीचे से लेंगे तो मुनाफा अच्छा हो सकता है। तो आदित्य की ये राय कि एसबीआई में जो है ऊपर आता है थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले, फिर वापस जब नीचे आता है तो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है जो हमारे जिस जानकार ने पूछा है, वो जानना चाहते हैं पेटीएम के बारे में। 140 शेयर उन्होंने लिया है, 581 रुपये का भाव पे है, लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहते हैं। रंजन सरकार ने कोलकाता से सवाल पूछा है, क्या राय होगी आदित्य पेटीएम पे? हमने देखा है कि ये स्टॉक्स में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली लिस्टिंग के बाद से, लेकिन अब फिर से ये शेयर रिकवर करता हुआ दिख रहा है। 406 रुपये का प्रॉफिट, और आपको लगता है कि अब शेयर को होल्ड करना चाहिए? जो बुरा दौर था वो निकल गया और यहाँ से थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें काफी ज्यादा बैड न्यूज फैक्टर्ड इन है, प्राइस इन है, पर अगर आप देखें तो पेटीएम जो है वो फिनटेक कैटेगरी में आता है, और थोड़ा टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी कहलाता है। तो अभी जो हालात बने यूएस में और इंडिया में टेक्नोलॉजी और फिनटेक के, वहां पे डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, नैस्डैक का ट्रेंड काफी अच्छा नहीं है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा अभी अगर थोड़ी गिरावट गिरा सकती है नैस्डैक में, तो इसका डायरेक्ट उसके साथ कोरिलेशन है। एक बार हो सकता है कि पेटीएम भी नीचे के लेवल छूने आ सकता है, करीब करीब जो उसके 440 के 400 के लेवल है वो एक बार छू सकता है। तो मेरी यही राय रहेगी कि बाजार का जो ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है, सबको थोड़ा सा पोर्टफोलियो लाइटन करना चाहिए और नीचे से ही लेने की चेष्टा करनी चाहिए। तो पेटीएम पे ये आदित्य की ओर से रहा है कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। तो आप चाहें तो थोड़ा ऊपर आता है तो आप निकल जाए, फिर निचले स्तर पे जब आता है गिरावट वापस आती है बाजार में और पेटीएम में शेयर में दबाव आता है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये आदित्य का
आदित्य का ये कहना है। आज का जो अगला शेयर है, आलोक जी ने भेजा है, जोधपुर से सवाल है उनका। बीपीसीएल के बारे में जानना चाहते हैं। 345 शेयर उन्होंने लिया, 451 रुपये के भाव पे। क्या राय होगी? आज तक हमने देखा है, बीते अगर एक हफ्ते की बात करें तो कई सारे हमारे दर्शकों ने ओएमसी स्टॉक्स को लेकर सवाल पूछे हैं। खासतौर पर हमने देखा जब से क्रूड में गिरावट बढ़ी है, ओएमसी स्टॉक में थोड़ी मजबूती तो आई थी, अभी भी इनके टारगेट से, खरीद भाव से काफ़ी नीचे है शेयर। आपकी क्या राय होगी? देखिए, पहली बात तो बीपीसीएल में बिल्कुल ये जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस टूट रही है उसका डायरेक्ट असर इन्हीं कंपनियों को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को रहता है, तो उसकी वजह से एक तेजी है। दूसरी तरफ अभी अभी कंपनी ने कुछ यहाँ पे पैसे भी जुटाए हैं, एनसीडीज इश्यू किए हैं मेरे हिसाब से 935 करोड़ के, तो वो भी कंपनी को आगे जाते हुए मदद करेंगे ग्रोथ को आगे बढ़ाने में। तो मुझे लगता है कि अगर क्रूड की प्राइसेस जिस तरह से टूटी है और जिस तरह से कंपनी और यहाँ पे नए यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं, सो ऑल इन ऑल मुझे पॉजिटिव लगते हैं ये सभी फैक्टर बीपीसीएल के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, मुझे लगता है इनको इनकी कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी। समय सीमा 3 से 6 महीने रखा जा सकता है। तो बीपीसीएल को होल्ड करने की सलाह आलोक जी, होल्ड कीजिए, 3 से 6 महीने का नजरिया रखिए, आपको वापस से शेयर में मुनाफा मिलता हुआ दिखेगा। शशि जी ने सवाल भेजा, आरती इंडस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं। 20 शेयर उन्होंने लिया 600 रुपये का भाव पे। आस्था क्या राय होगी आरती इंडस्ट्रीज पे? जी देखिए, आरती इंडस्ट्रीज की अभी बात करें तो मेरे हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हेल्दी था जो कंपनी ने अपने नतीजे दिए थे, लेकिन थोड़ा सा डिमांड को लेके अभी भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं और उसी की वजह से ये कंपनी अभी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही। मुझे लगता है अगर अगला क्वार्टर अच्छा आया तो यहाँ पे परफॉर्मेंस हमें देखने को अच्छी मिल सकती है, तो अभी तो मैं बने रहने की सलाह दूंगी। एटलीस्ट क्वार्टर 4 के नतीजे देखने के बाद ही इसमें पोजीशन वापस रिव्यू की जाए, तब तक बने रहा जाए। होल्ड करके चल सकते हैं, अभी भी आपको जो है जो अगले नतीजे आएंगे उसके बाद ही इस शेयर पे रिव्यू करेंगे। फिलहाल के लिए होल्ड कीजिए, आगे आप सवाल पूछेंगे तो आस्था या कोई और जानकार हमारे सवाल का, आपके इस सवाल का फिर से जवाब देंगे। मनोज शर्मा जी ने सवाल भेजा चेन्नई से, मनाली पेट्रोकेमिकल के बारे में जानना चाहते हैं। 1000 शेयर के पोर्टफोलियो में 77 रुपये के भाव पे। आदित्य क्या राय होगी मनाली पेट्रो पे? मनाली पेट्रो अगर आप देखें तो अभी 1-2 हफ्ते में ऑलमोस्ट इसमें 5 से 10% की गिरावट आ चुकी है। अभी एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है स्टॉक में, तो गिरावट कायम है इसमें। मेरी ये राय रहेगी कि इसमें से अभी निकल जाना चाहिए हाल फिलहाल। नीचे के स्तर भी आपको आने वाले समय में मिल सकते हैं कि 50 और 45 के भी लेवल मिल सकते हैं, तब एक बार फिर से सोचे इस शेयर के बारे में। अभी निकल जाने की राय रहेगी। तो मनाली पेट्रो पे जो है मनोज जी आपके लिए राय आदित्य की ओर से शेयर से निकल जाए, थोड़ा दबाव और भी देखने को मिल सकता है। राजेंद्र जी ने जयपुर से सवाल भेजा है, ई मुद्रा के बारे में जानना चाहते हैं। 1350 शेयर उन्होंने लिया है 328 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं शेयर में अभी तो क्या करे, होल्ड करे या निकल जाए। हालांकि उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्या राय होगी ई मुद्रा पे? मुद्रा भी एक्चुअली जी ये सवाल मेरे से है। जी देखिए, ई मुद्रा की बात करें तो लार्जेस्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी है ये इंडिया में और मेरे हिसाब से इनका 37% मार्केट शेयर भी है। अभी जो नतीजे आए थे वो भी बढ़िया थे क्योंकि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के चलते हुए और जिस तरह से इनके एंटरप्राइज सेगमेंट ने बढ़िया परफॉर्म करके दिया था, तो मुझे लगता है कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, इनको इनकी कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी। तो लंबी अवधि के लिए आपको होल्ड करना होगा। मुनाफा नुकसान इस शेयर पे बुक करने की जरूरत नहीं है। आस्था को लगता है कि लंबी अवधि में वापस इस शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। वेदांता पे सवाल है अशोक कुमार जी का, मथुरा से उन्होंने सवाल भेजा है। 9750 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 317 रुपये के भाव पे है। नुकसान हो रहा है उनको भी अच्छा खासा। क्या राय होगी आस्था, आप ही बताइए शेयर पे। आपने देखा इनको करीब अच्छा खासा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, 3 लाख के आसपास का नुकसान हो रहा है लगातार। हमने देखा इस शेयर में भी कई सारी खबरों की वजह से गिरावट देखने को मिली है। वेदांता पे क्या राय होगी? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से ये कोल को लेके सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हैं वो एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि कंपनी पूरे उसी की ट्रैक पे चल रही है और सेल्फ सफिशिएंसी कोल की आ गई जो कि इनका मेजर यहाँ पे रॉ मटेरियल रहता है, तो उसके लिए कंपनी को काफी भरपूर फायदा होता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम बिजनेस भी इनका अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आयरन और वॉल्यूम्स है वो भी बढ़ते हुए नजर आएंगे लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये काउंटर अच्छा लगता है और आज हमने 1% की तेजी भी देखी है। मुझे लगता है अगर मेटल सेक्टर में तेजी रही तो ये स्टॉक वापस से तेज होगा और इनको यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है वो मेरे हिसाब से कम होने की उम्मीद है। इनफैक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के भी मौके मिलेंगे, बने रहिए।
तो वेदांता में होल्ड करने की सलाह होगी आपके लिए। अशोक जी, आप होल्ड करके चलिए, वापस से मेटल में जैसे ही थोड़ी सी तेज़ी बनती है तो आपको हो सकता है मुनाफा बड़ा ना मिलता हुआ दिखे, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट यानी जो खरीद भाव उस पर आपको निकलने का मौका मिल सकता है, ऐसा आस्था मान के चल रही हैं। तो ये कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पे हमने चर्चा की, आज के बाजार के बारे में बताया। अब बात करते हैं कल के। कल कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं जिसका असर बाजार पर देखने को मिलेगा? वामाक्षी हमारे साथ जुड़ी है। वामाक्षी, क्या है बड़े ट्रिगर्स कल के लिए? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो कल का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट रहेगा FOMC का रेट डिसीजन, जो कल रात को आएगा और इसी का इम्पैक्ट हमने भारतीय बाजार और सारे अमेरिकी बाजार पर भी हमें नजर आएगा। यूके का जो CPI डेटा है वो भी कल एक्सपेक्टेड है। EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट भी कल रिपोर्ट होगी और इसी के चलते जो क्रूड के दाम हैं वो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। कॉर्पोरेट फ्रंट पर देखेंगे हम तो काफ़ी एक्शन हो रहा है। एंजल वन फोकस में है क्योंकि कल बोर्ड की बैठक होने जा रही है। इंटरिम डिविडेंड को कंपनी कंसिडर करने वाली है। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स भी हमारे रेडार पर है क्योंकि बोर्ड की बैठक होने जा रही है इशुएंस रिक्विजिट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में। CMAC भी हमारे रेडार पर है क्योंकि बोर्ड की बैठक होने जा रही है, वो एक ड्राफ्ट को इवैल्यूएट करने वाले हैं और ये ड्राफ्ट कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के कनेक्शन में है। मिश्र धातु निगम भी फोकस में है क्योंकि कल लास्ट दिन है ये स्टॉक को खरीदने का अगर डिविडेंड के लिए आपको एलिजिबल होना है तो। और आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हो रहे हैं जिस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। चाइना में जो एक ग्रुप है एवरग्रांड ग्रुप, वो अपने डेट रीस्ट्रक्चर प्लान की डिटेल्स देंगे मार्च 22 को। तो ओवरऑल ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये कल के लिए कुछ अहम ट्रिगर्स हैं जिस पे नज़र होनी चाहिए और तमाम ट्रिगर्स का जो असर है कल बाजार पे देखने को मिल सकता है। लेकिन आज हमने देखा बाजार में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तो इस बाजार में कौन से ऐसे शेयर हैं जहां पे जो है निवेश करना चाहिए, जहां पे आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है? बात करते हैं VIP सेगमेंट की। आस्था, आपकी तरफ से कौन से VIP स्टॉक्स होंगे? देखिए, स्टॉक पसंद आता है NCC लिमिटेड, खरीदारी करने की सलाह है। मेरे हिसाब से इसमें आगे जाते हुए जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो 108 शॉर्ट टर्म में और 115 थोड़ा सा मीडियम टर्म में रखा जा सकता है। तो NCC को खरीदारी करने की सलाह है। समय सीमा 1 महीना रह सकती है। तो NCC खरीदने करने की सलाह हुई। 108 से 115 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। हालांकि लक्ष्य बहुत बड़ा इन्होंने दिया नहीं है, 4 से 4.5% कहीं दिया है लक्ष्य। पहला टारगेट जो है NCC में आस्था आपने बहुत छोटा दिया है 108 का, इसको रिवाइज करेंगे क्या? पहला टारगेट, दूसरा जो टारगेट उसको पहला टारगेट बना लिया जाए 115? जी बिल्कुल, अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म नजरिया है तो 115 का ही पहला टारगेट रखना चाहिए, लेकिन अगर किसी का शॉर्ट टर्म व्यू है तो 108 भी इसमें एक अच्छा लेवल रहेगा क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, इसलिए उसको पहला टारगेट के तौर पे दिया गया है। बट 115 का ही मेन टारगेट मानते हुए इस कॉल को ली जाए। तो बेहद शॉर्ट टर्म के लिए 108 रुपये का टारगेट है, लेकिन थोड़ा आप नजरिया लंबा रखते हैं, एक महीने का तो 115 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। आस्था की राय है। आदित्य, आपकी तरफ से कौन से VIP स्टॉक्स होंगे? मैंने 2 शेयर चुने हैं VIP सेगमेंट के लिए। मेरा पहला शेयर रहेगा HDFC AMC, जो फाइनेंशियल सेक्टर में मुझे लगता है कि फाइनेंस थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को। हालांकि FI की सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड चालू है पर फाइनेंस थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं, तो बाजार का माहौल अगर थोड़ा सा अच्छा रहता है तो HDFC AMC अच्छा कर सकता है। 1764 पे बाय है, 1690 का स्टॉप लॉस और 1850 और 1900 का टारगेट। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा कैपिटल गुड स्पेस से, 3412 पे बाय है ABB, 3300 का स्टॉप लॉस और 3540 का टारगेट। तो ABB एक शेयर होगा जिनकी तरफ से खरीदारी करने की सलाह आदित्य अरोड़ा की तरफ से। उनको लगता है 3540 रुपये का टारगेट इस शेयर में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उनकी तरफ से HDFC AMC भी पसंद है, उनको लगता है यहाँ मजबूती देखने को मिल सकता है। 1850 से लेकर 1900 रुपये तक का वो लक्ष्य मान के चल रहे हैं। आस्था और आदित्य, इटिनॉस स्वदेश को समय देने के लिए शुक्रिया। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। कई सारे अहम ट्रिगर्स की जिसकी हमने चर्चा की, लेकिन आप आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए इटिनॉस स्वदेश।